स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर की तरह 125 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जैसा कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दें। अगर आप यहाँ पे 100 प्रश्न करते हैं तो निश्चित मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आपको इस बार सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है उसी को फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र कहते हैं। और फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं सरगुजा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सरगुजा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। और सरगुजा के जो प्रसिद्ध स्थल हैं रामगढ़, सीता बंगारा गुफा, लक्ष्मण बंगारा गुफा, हाथी खो, और यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? पहली कांस्य की प्रतिमा किसकी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नृत्यांगना की। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त 11.5 सेंटीमीटर की लंबी नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा मिली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है वो कास्ट की गई है ढोकरा कास्टिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ढोकरा कास्टिंग। इस प्रक्रिया में मोम निकालकर निर्माण करने की विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिगरिया की गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 21। सिगरिया की जो कलात्मक गुफाएं हैं श्रीलंका से प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर कुल 21 नारियों की आकृति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? पूछा गया है कौन सा मत सही नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनिमिस्टिक। तो पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी में एनिमिस्टिक मत सही नहीं है, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग तथा धर्म आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्त अवश्य हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9,
शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा की चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बादामी की गुफा। बादामी का पहला गुफा मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की विशेषता यह है कि 18 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति है जिसमें 18 भुजाएं हैं और इस गुफा में महिषासुरमर्दिनी की भी एक उत्तम नक्काशी प्राप्त की गई है। तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा बादामी की गुफा में है। अगला प्रश्न है, पार्थेनन कहाँ स्थित है? तो पार्थेनन एथेंस यूनान में स्थित है, एक प्राचीन मंदिर है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एथेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जानते हैं? तो इतिहास में सिकंदर के समय की कला को हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। मरणासन काल डाइंग काल का संबंध किस कला से है? तो मरणासन काल या डाइंग काल 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिंडाल की गुफा। जो पिंडाल की गुफा है 1200 फीट लंबी है और यहाँ पर लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी का चित्र बना हुआ है जिसके पैर कुकुरमुत्ता के समान दिखाई दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। काली आकृति वाली शैली किस चित्र किस युग में बने थे? काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनान। तो काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनान कला में मिट्टी के बर्तन, फूलदानों आदि से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भीमबेटका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? तो घायल सुअर का गुफा चित्र जो है मिर्जापुर में है। ऑप्शन ए सही होगा, मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो गियोटो भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भित्ति चित्रकार। अगला प्रश्न है, शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंद्र एवं अग्नि, इंद्र तथा अग्नि और इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन से चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? तो एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने दक्कन शैली को नई प्रेरणा दी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्कन शैली। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सेकोस तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता चित्रण शैली। तो अजंता की चित्रण शैली यूरोप की फ्रेस्को सेको तकनीक से संबंधित है क्योंकि फ्रेस्को सेको तकनीक की तरह अजंता चित्रण शैली में भी गुफा के भीतरी दीवारों पर पतला लोप लगाकर
समतल बनाया जाता था और पुनः सूखने के बाद उस पर चित्र बनाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 10 फीट। तो जोगीमारा गुफा जिसकी छत्तीसगढ़ में है और यह बहुत सकरी और छोटी है। इसकी लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई और ऊंचाई 6-6 फीट है। चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो 6-6 फीट और लंबाई 10 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए धान की भूसी, खड़िया, गोबर, बारीक बाजरी का गारा आदि प्रयोग किया जाता था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए चावल की भूसी, गोद सहित गाय का गोबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही है जो पूर्ण चित्रित है? तो अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाएं जो हैं उनकी संख्या 6 है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा का जो चित्र बना हुआ है अजंता की किस गुफा से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुफा संख्या 17 में। अप्सरा नामक चित्र गुफा संख्या 17 में है। इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा भी गया है, तो याद कर लीजिएगा। अप्सरा नामक चित्र गुफा संख्या 17 में है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। कौन पाश्चात्य कला समीक्षक था जिन्होंने अजंता के चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईवी हैवेल। तो कला समीक्षक ईवी हैवेल ने अपने लेखों में अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? 1000 बुद्ध का जो चित्र बना हुआ है अजंता की किस गुफा में बना हुआ है? सही जवाब होगा गुफा संख्या 2 में। याद कर लीजिएगा, गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध के चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण जो सिखाया जा रहा है वर्तमान में वो वनस्थली विद्यापीठ में सिखाया जाता है। वनस्थली विद्यापीठ महिलाओं के लिए एक शिक्षा के लिए बेहतरीन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जियत्तो। जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया जियत्तो बिल्कुल सही है। जियत्तो इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार थे। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। तो गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म जो हुआ था सेंट डेनिस गिरजा से। 12वीं शताब्दी पेरिस के बाहर इस निर्मित जो सेंट डेनिस चर्च है वहाँ से हुआ था गोथिक शैली के स्थापत्य का आरंभ। ऑप्शन बी सही होगा, सेंट डेनिस गिरजा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। तो पाल पोथी चित्र किस पे बनाए गए हैं? सही जवाब होगा ताड़पत्रों पर। तो पाल पोथी का निर्माण पाल राजाओं ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई है पूर्व मध्यकाल प्रकृति से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकार क्या है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन 1060।
तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल 1060 है, जो जैसलमेर में सुरक्षित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन। जैन चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। मांडवी इनके लिए जाना जाता है? जैन चित्रकारी के लिए जाना जाता है, बौद्ध लघु चित्र के लिए जाना जाता है, बौद्ध भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है, या इतिहास पूर्व गुफाएं हैं? तो मांडवी जो है जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है, जैन चित्रकारी। अगला प्रश्न है, उस शाखा का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। तो उस शाखा का नाम आपको बताना है। सही जवाब होगा यहाँ पे श्वेतांबर। श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है, तो ये पाल राजाओं से कोई संबंध इसका नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। राजा उन्मेष सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? राजा उन्मेष सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कोटा शैली। तो राजा उन्मेष सिंह ने कोटा चित्र कला शैली को मौलिकता प्रदान की थी, और इनके शासनकाल में कोटा शैली बड़ी उन्नत फली फूली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो सबसे अलग कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोटा शैली। कोटा शैली अलग है। कोटा शैली चित्रकला की एक शैली है जिसका संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है। और अगर देखें लखनऊ शैली, दिल्ली शैली तथा आगरा शैली का संबंध आधुनिक चित्रकला शैली से है। तो आपका कोटा शैली यहाँ पे अलग है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढार शैली के नाम से जयपुर शैली जानी जाती है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। चौर पंचाशिका किस शताब्दी में लिखी गई थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16वीं शताब्दी में। तो चौर पंचाशिका 16वीं शताब्दी में, लगभग 1540 में ईस्वी में कश्मीरी कवि बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। याद कर लीजिएगा, चौर पंचाशिका कश्मीरी कवि बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आँख। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, रागमाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र किस शैली का है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बूदी शैली। तो राग दीपक चित्र शैली का संबंध बूदी शैली से है। राग दीपक वाले चित्र में पुरुष का पहनावा सपाट पतली पगड़ी, चमकदार 4 नोक का जामा और कमर में सकरा पटका बना हुआ है। और राग दीपक का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शैली।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। इनमें से कौन असंबद्ध है, कौन अलग है? मंसूर, मनोहर, बिहजाद, मिस्किन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बिहजाद। बिहजाद एक प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार था जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में किया था। और जबकि मंसूर, मनोहर और मिस्किन की बात करें तो मुगल कालीन दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, अकबर और जहांगीर के काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो अकबर और जहांगीर काल में यदि सम्मिलित रूप से देखा जाए तो सभी चित्रों में विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो अबुल हसन ने जहांगीर के दरबार में ईसाई विषयों पर प्रमुख रूप से चित्र बनाए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। जहांगीर ने अबुल हसन की भी प्रशंसा की है अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट करने वाले थे अकबर। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन सा है? तो हिंदू ग्रंथ महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा के नाम से किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा रज्मनामा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? तो मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास मुगल शहंशाह शाहजहां के दरबार में हुआ। इसके अंतर्गत काले रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में भाव व्यंजना शून्य है। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा शाहजहां। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो पहाड़ी चित्रों का निर्माण जो प्रारंभ हुआ था 18वीं शताब्दी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने? तो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र अगर देखें तो पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी पहाड़ी शैली। कृष्णलीला की चित्रकारी राजस्थानी चित्र शैली में भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलेट शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं? तो गुलेट शैली के रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और ये राजा दिलीप सिंह के समय के हैं। गुलेट शैली के आरंभिक चित्र पंडित सेऊ और उसके 2 पुत्र मानकू और नयन सुख ने बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलात्मक कलाकार कौन है? बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बसौली शैली में जो चित्रित गीत गोविंद है उसको चित्रित किया था मानकू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वो क्या कहलाई?
तो मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कंपनी शैली का विकास हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कंपनी शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एस जी श्रीखंडे। एस जी श्रीखंडे वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, ये ग्राफिक थियरी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1871 कोलकाता के जोड़ा सांको प्रांत में। और मृत्यु भी इनकी हुई थी 7 दिसंबर, तारीख एक है, महीना दिसंबर है, 7 दिसंबर 1951 को। मृत्यु 1951 में हुई थी और जन्म 1871 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेम्परा। तो हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम टेम्परा था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59, नंदलाल के कलाकार जीवन के मुख्य परिवर्तन किनके चित्रों में देखने में आए? तो नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन अजंता भित्ति चित्रों को देखने के बाद आए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 60, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? टैगोर का व्यक्ति चित्र, तो टैगोर का व्यक्ति चित्र रामकिंकर बैज की कृति है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कथन किसका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो यह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान मुख्य रूप से हुई नहीं है। तो नहीं पूछा जा रहा, तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार नहीं थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीतज्ञ, अभिनेता, दार्शनिक, चित्रकार सब थे, लेकिन मूर्तिकार नहीं थे। इनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1919 में शांति निकेतन के प्रांगण में विश्व भारती के कला भवन की स्थापना की गई थी। और शांति निकेतन के कला भवन में ही चित्रकला की बंगाल शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो जामिनी रंजन राय की जो पेंटिंग है टेम्परा माध्यम में बनी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, टेम्परा माध्यम। इन्होंने तैल माध्यम में भी चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया था। तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को 1940 में चित्रित किया था। 1940 में विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66, फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट किसने चित्रित किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी ने। फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट चित्रित किया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 67। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं, बल्कि ये कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलकृत की गई? तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय चित्रकला और तैलीय चित्रों की तकनीक अपनाई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 69। रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 70। अमित हलदार जाने जाते हैं। सही जवाब होगा आधुनिक चित्रकार के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, आधुनिक चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, नारायण श्रीधर बेंद्रे। यानी तीनों चित्रकारों से भिन्न है, क्योंकि अन्य चित्रकार जो है बंगाल स्कूल से संबंधित है, जबकि बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। ये तीनों बंगाल स्कूल से संबंधित है और ये बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? एन.एस. बेंद्रे सिर्फ चित्रकार थे, मूर्तिकार नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एन.एस. बेंद्रे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों की याद दिलाती है? तो भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनकी आकृतियां बड़ौदा शैली के चित्रों की याद दिलाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो अमृता शेरगिल ने जो चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी पेरिस में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और इनके चित्रों में उदास, दुखी और बड़ी आंखें, दुबली पतली उंगलियां, निराश और खालीपन दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई देती है? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, विषाद। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, M.F. हुसैन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, 4वीं से 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? तो प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये देखते हैं अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला के कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? तो बाइजेंटाइन कला में कला के कलाकारों द्वारा जो विशेष विषय वस्तु चुनी गई वो था धार्मिक।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, धार्मिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। माइकल एंजेलो किसके समय में हुए थे? तो माइकल एंजेलो पुनर्जागरण या जिसको कहते हैं चरम पुनरुत्थानी, हाई रिनेंसा चित्रकार थे। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 81। माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार थे। तो माइकल एंजेलो ने सिस्टीन गिरजा वेटिकन सिटी के छत पर चित्रकारी की थी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सिस्टीन गिरजा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? तो पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस संगमरमर का बना हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, संगमरमर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 83। लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? लियोनार्डो दा विंसी का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1452 ईस्वी को इटली में हुआ था। डेट पूछा जाए तो 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को फ्लोरेंस इटली में विंसी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। सरलता परम कृत्रिमता है यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया। तो उसका क्या नाम है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंसी। तो इटली के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंसी का कथन है, सरलता परम कृत्रिमता है। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी के गुरु का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा वेरासियो। तो इनके गुरु का नाम था वेरासियो, इनका पूरा नाम था आंद्रिया देल वेरासियो। इटालियन चित्रकार थे और मूर्तिकार भी थे और स्वर्णकार भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? पुनर्जागरण कला का शिखर काल पूछा गया है। तो पुनर्जागरण कला का शिखर काल 1500 से लेकर 1527 माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 1500 से लेकर 1527। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसेचियो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। द बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? तो द बर्थ ऑफ वीनस का जन्म 1486 में बनाया गया था। ये 1486 में, और इसको बनाया था इटली के चित्रकार सैंडो बेर्टिचेल्ली। ऑप्शन ए सही होगा, बेर्टिचेल्ली। देखते हैं प्रश्न नंबर 89। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के खालिस्तान के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्ञान का युग। तो नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के ज्ञान के युग के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया?
तो यूरोपीय चित्रकला में नव शास्त्रीयवाद की प्रकृति को बढ़ावा देने वाले थे जैक्स लुइस डेविड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जैक्स लुइस डेविड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थियोडोर जोरिकाल्ट। इनका पूरा नाम जीन लुइस आंद्रे थियोडोर जोरिकाल्ट। ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। इन्होंने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था और स्वच्छतावाद को रोमांसवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रमुख प्रयुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुलु-लौत्रेक। तुलु-लौत्रेक के चित्रों को विशेषकर अगर देखें तो लिथोग्राफ्स के विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया है और ये उत्तर प्रभाववाद के श्रेष्ठ चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? तो वाटर लिली जो तैल चित्र की श्रृंखला है, उसको प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने ने चित्रित किया है। क्लॉड मोने, माने और मोने दो हैं, तो मोने याद कीजिएगा, वाटर लिली का चित्र मोने ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। दीवात किसने चित्रित किया? इसको चित्रित किया है, एक तैलीय चित्र है, अमेरिकन कलाकार मैरी कैसेट ने। ऑप्शन ए यहाँ से ये होगा, दीवात। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववादी कला आंदोलन से संबंधित है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रभाववादी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य जो था, विषय पर क्षणिक विषय दृष्टि के प्रभाव का चित्रण था। विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, ये प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंगर्स एट द वार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? तो सिंगर्स एट द वार फ्रेंच चित्रकार एडगर देगा की कृति है। ऑप्शन ए सही होगा, एडगर देगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। दी मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन था? तो दी मॉर्निंग बाथ चित्र के चित्रकार हैं एडगर देगा। 1883 ईस्वी में इसको बनाया था देगा ने, और ये पेंटिंग जो है पेस्टल रंग की तकनीक में चित्रित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, डेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों, गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र का निर्माण किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एडगर देगा। एडगर देगा, ठीक है। अगला देखते हैं, माने की चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो माने की चित्र ओलंपिया में एक वैश्या को चित्रित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, वैश्या। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद के संस्थापक कौन थे? नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन थे? तो नव प्रभाववाद के संस्थापक जॉर्ज सोरा थे। ऑप्शन ए सही होगा, जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या था?
तो बिंदुवादी पद्धति का आरंभ करने वाले थे जारथोरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जारथोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो मैटरनिटी चित्र ऑप्शन सी सही होगा, पॉल गॉगे की है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पॉल गॉगे। और मैटरनिटी जो है, 3 वुमेन ऑन दी सी शोर अर्थात समुद्र तट पर 3 महिलाएं नामक चित्र पॉल गॉगिन ने बनाया था, जिसको साधारणतः मैटरनिटी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? यहाँ कुछ धुंधला आ गया है। तो सूरजमुखी का फूल वान गॉग का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? जिसको आलू भच्ची के नाम से जानते हैं। पोटैटो ईटर्स नामक तैल चित्र विंसेंट वान गॉग का है। 1885 में बनाया गया था, 1885 में। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वान गॉग। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। घन में एक दर्शक को कितने तल दिखाई देता है? तो घन में एक दर्शक को 3 तल दिखाई देंगे, किसी भी एंगल पर रखा जाता है, इसलिए इसको त्रियामी कहा जाता है घन को, और इसमें 6 सतह होती हैं। अगला देखते हैं, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो एवं ब्राक। तो घनवादी चित्रकार पिकासो एवं ब्राक ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? तो 3 संगीतज्ञ पाब्लो पिकासो के द्वारा चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा, पिकासो। अगला प्रश्न है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली? तो पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा अफ्रीकी मुखौटों से ली थी। ऑप्शन ए सही होगा, अफ्रीकी मुखौटे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। दी स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो चित्र बनाया गया था पिकासो के द्वारा 1955 में। ये तैल चित्र है, 1955 में द स्टूडियो पिकासो ने बनाया है। और अगर आए द पेंटर्स स्टूडियो, ये 1855 में बना था। इसको बनाया था यथार्थवादी चित्रकार गुस्ताव कुर्बे ने। तो याद कर लीजिएगा इसको। द स्टूडियो जो चित्र है पिकासो के द्वारा 1955 में बनाया गया है। और अगर आता है द पेंटर्स स्टूडियो, तो इसको बनाया है गुस्ताव कुर्बे ने। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो जॉर्ज ब्राक घनवादी कला आंदोलन से संबंधित थे। यहाँ पे सही होगा, घनवाद। तो जॉर्ज ब्राक घनवादी कला आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैक्सन पोलॉक। एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। इनमें से अभ्यंजनावादी कलाकार नहीं है। कौन अभ्यंजनावादी कलाकार नहीं है? तो मॉडियन, पिएट मॉडियन जो हैं अभ्यंजनावादी नहीं है, बल्कि ये नव लचीलावाद के जनक माने जाते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है, जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है। समकालीन यथार्थवाद में एक लाक्षणिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध लुसियान फ्रायड
नामक एक महान वैज्ञानिक के सिद्धांतकार थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लुसियन फ्रायड। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 115। सलाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य। परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? तो सलाडोर डाली का उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी 1931 में जो बनाया गया था, इसका माध्यम तैल चित्र है। तैल है, ऑप्शन डी होगा तैल चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सलाडोर डाली। तो सलाडोर डाली की ये प्रसिद्ध पेंटिंग है मेल्टिंग वॉच। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 117 नंबर। सबसे महत्वपूर्ण यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनका नाम पहचानिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंद्रे वेटन। तो सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादियों में से एक उपनाम अति यथार्थवाद का पोप कहा जाता है आंद्रे वेटन को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। निम्न में से कौन भू दृश्य चित्रकार है? तो भू दृश्य चित्रकार कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोरे। इनका पूरा नाम है कैनले कोरे। फ्रांसीसी भूदृश्य चित्रकार थे कोरे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 119। जानबूझकर अमूर्त कला को खनिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए द्वारा चुना गया। तो जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शकों के लिए समकालीन यथार्थवादी द्वारा चुना गया था। समकालीन यथार्थवादी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120। हरिपट्टी किसका चित्र है? तो द ग्रीन लाइन हरिपट्टी हेनरी मैटिस के द्वारा चित्रित किया गया है। इस चित्र का संबंध हेनरी मैटिस की पत्नी से है। हेनरी मैटिस, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54। पीटर पॉल रूबेंस निम्न में से कौन चित्र है? पीटर पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द रेव ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसियस। पीटर पॉल रूबेंस ने बनाया था इसको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 122 नंबर। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निवस्त्रा किसने चित्रित किया? सीढ़ियों से उतरती निवस्त्र को किसने चित्रित किया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मार्शल धूसा। तो 1911 में मार्शल धूसा ने यंत्रसम आकृति को चित्रित करके उसको शीर्षक दिया काफ़ी की चक्की। और वर्ष 1912 में भविष्यवादियों के गतित्व सिद्धांत से प्रभावित होकर अपना प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती नग्नाकृति बनाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मार्शल धूसा। अगला प्रश्न है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन सा कलाकार करता था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारती खेर। तो भारती खेर अपने चित्रों में बिंदी के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं और इनका जन्म हुआ था 1969 ईस्वी को लंदन में।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध 3 गायक जिसे चित्रित किया है किसने? तो डच कलाकार हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, प्रिंट मेकर हैं, इनकी एक कृति है, 3 गायक, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रा। तो डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर रेम्ब्रा ने 3 गायक, 3 सिंगर 1624 ईस्वी में चित्रित किया था। 1624 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहां पूछा गया है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो राजस्थानी जयपुर के भित्ति चित्र जो बनाए जाते हैं गीली सतह पर। ऑप्शन बी सही होगा, गीली सतह। तो राजस्थानी जयपुर शैली अरास या राजस्थानी फ्रेस्को बोनो कहा जाता है। इस शैली में दीवार के गीले प्लास्टर पर पतले पतले रंग लगाए जाते हैं जो प्लास्टर सूखने के साथ ही पक्के हो जाते हैं। इसे आर्द्र भित्ति चित्रण भी कहा जाता है। तो गीली सतह पर राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में परीक्षा में 125 प्रश्नों की श्रृंखला आती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए और साथ में पुस्तक जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। पुस्तक के अध्ययन के साथ साथ आप दिन में 1 से 2 प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें। अभी आपके पास पूर्णता समय है और ये मान के चलिए आपका परीक्षा अप्रैल में निश्चित ही करा ली जाएगी। उसका डेट भी आपको दे दिया गया है आयोग के द्वारा। ऑफिशियल डेट बहुत ही जल्द घोषित भी हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के डेट घोषित हो चुके हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें और प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक करते रहें, जिससे आपका अभ्यास भी बना रहे। और किसी भी प्रश्नों में अगर आपको आपत्ति लगती है तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।